बच्चों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह विषय है विश्व के कृषि प्रदेश, जिसमें आज हम बात करेंगे व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि प्रदेश के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि प्रदेश के बारे में बात की थी, परंतु तब हमने केवल बात की थी व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि की विशेषताओं की, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों की। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि प्रदेश के उत्पादक क्षेत्र की व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि प्रदेश जो है वो उसकी तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, मतलब व्यापार के लिए खाद्यान्न का उत्पादन विश्व के कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अब व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादक जो क्षेत्र है उसमें आता है आपका उत्तरी अमेरिका का व्यापारिक अन्न उत्पादन। मतलब सबसे ज़्यादा इसे ब्रेड का कटोरा, रोटी का कटोरा आदि नामों से भी जाना जाता है। अब इसके दो भाग हैं। नॉर्थ अमेरिका का जो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है उसे हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। उत्तरी अमेरिका में व्यापार के लिए जो अन्न का उत्पादन किया जाता है उसे कितने पार्ट्स में आप बांट सकते हैं? 2 पार्ट्स में। एक है उत्तरी मध्य संयुक्त राज्य तथा कनाडा का बसंत ऋतु का गेहूं प्रदेश। कौन सा? उत्तरी मध्य संयुक्त राज्य तथा कनाडा का बसंत ऋतु का गेहूं उत्पादक प्रदेश, और दूसरा है मध्य संयुक्त राज्य तथा कोलंबिया पठार का कठोर जाड़े का गेहूं प्रदेश। ठीक है, दूसरा है मध्य संयुक्त राज्य तथा कोलंबिया पठार का कठोर जाड़े का गेहूं प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बसंत ऋतु का गेहूं प्रदेश। अब ये बसंत ऋतु का गेहूं प्रदेश क्या है? इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा सम्मिलित है। विस्तृत समतल मैदानी भाग में मशीनों का प्रयोग आसानी से होता है। वर्षा में नाम मात्र की कमी भी फसल के लिए यहाँ घातक सिद्ध हो सकती है। मतलब ये कृषि बसंत ऋतु का गेहूं प्रदेश में कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ये बसंत ऋतु का गेहूं बोया जाता है, और विस्तृत समतल मैदानी भागों में मशीनों की सहायता से कृषि की जाती है। और अगर यहाँ पर वर्षा जरा सी भी कम हो गई तो ये फसलों के लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। इस भाग की मिट्टी गेहूं के लिए संसार में सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। मतलब गेहूं के उत्पादन के लिए जो सबसे बेस्ट सॉइल जो मिलती है वो इसी भाग में मिलती है। इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है बिना उर्वरक के ही वो प्रति एकड़ उपज बहुत ज़्यादा देती है। मतलब गेहूं के उत्पादन की जो बेस्ट सॉइल है वो यहाँ मिलेगी, और बिना उर्वरक डाले ही वो प्रति एकड़ उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रदान करती है। गेहूं यहाँ की प्रधान फसल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पूरक फसलों में देखें तो जौ, जई, रई आदि को भी उगाया जाता है। पशु में सूअर और मुर्गी पालन किया जाता है, और यहाँ की महत्वपूर्ण जो फसल है वह मुद्रादायिनी फसल है पटसन। ठीक है, तो ये बसंत ऋतु का गेहूं प्रदेश था। दूसरा हमारा आता है कठोर जाड़े का गेहूं प्रदेश। प्राय सभी भौतिक, आर्थिक तथा उत्पादन विधि संबंधी समानताएं होते हुए भी शुष्क भागों में जहां ग्रीष्म काल में तापमान ऊंचा हो, जाड़े का गेहूं उत्पन्न किया जाता है। सारी भौगोलिक विशेषताएं, भौतिक, आर्थिक विशेषता और उत्पादन की विधि तो समान है ही इसकी बसंत ऋतु वाले गेहूं प्रदेश से, परंतु फिर भी शुष्क भागों में जहां ग्रीष्म ऋतु में तापमान ऊंचा होता है वहां पर कठोर जाड़े का गेहूं उत्पन्न किया जाता है। मतलब शीत ऋतु में वहां पर क्या किया जाता है? गेहूं उत्पन्न किया जाता है। अब हमारा तीसरा जो प्रदेश आता है वो यहाँ पर आता है अर्जेंटीना का अर्धचंद्राकार गेहूं प्रदेश। हमने अमेरिका के तो 2 देख लिए, अब आता है अर्जेंटीना का अर्धचंद्राकार का गेहूं प्रदेश।
अब आपको मालूम है अर्जेंटीना में घास के विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। तो अर्जेंटीना का जो पंपास गेहूं प्रदेश है वह लगभग 950 किलोमीटर विस्तृत भूभाग पर फैला है और इस प्रदेश की मुख्य फसल जो है वो गेहूं है, लेकिन अल्फाफा का उत्पादन तथा मांस पशुपालन कार्य प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर भी क्या है, मुख्य फसल तो गेहूं है ही, लेकिन यहाँ पर अल्फाफा का भी उत्पादन किया जाता है और मांस के लिए पशुपालन कार्य भी किया जाता है। गर्म उत्तरी भागों में मक्का, पटसन और ठंडे दक्षिणी भागों में जई और जौ प्रमुख फसलें हैं। इस भाग में प्रति एकड़ उपज कम है लेकिन प्रति मनुष्य उपज अधिक है। अब इस भाग में क्या है, पर एकड़ प्रति एकड़ अगर हम उत्पादन को देखें तो वो तो कम आता है, प्रति एकड़ उत्पादन तो कम है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रति एक मनुष्य उपज बहुत ज़्यादा है। चौथा हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया का गेहूं प्रदेश। अब ऑस्ट्रेलिया का जो गेहूं प्रदेश है उसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है मरे डार्लिंग नदी बेसिन का अर्धशुष्क समतल मैदानी प्रदेश और दूसरा है दक्षिण पश्चिमी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है रूस का गेहूं प्रदेश। रूस का व्यापारिक गेहूं उत्पादक प्रदेश यूरोपीय रूस के दक्षिणी पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग से पश्चिमी साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी भाग तक फैला है। रूस का प्रदेश लगातार एक पेटी के रूप में फैला है। इसमें उपजाऊ काली मिट्टी है। 300 किलोमीटर चौड़ी पेटी के 4/5 भाग में गेहूं तथा जौ का उत्पादन होता है तथा उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होता है। सूखा मौसम वह उर्वरता की कमी के कारण गेहूं उत्पादन में अनियमितता रहती है, अतः कभी कभी रूस को विदेशों से गेहूं आयात करना पड़ता है। यहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन कभी मौसम शुष्क हो जाता है, कभी उर्वरता की कमी हो जाती है, तो खाद्यान्नों की उर्वरता अनियमितता हो जाती है। इसीलिए रूस में व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन होते हुए भी इन्हें कभी कभी विदेशों से गेहूं का क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। तो ये थे हमारे विटलसी का कृषि प्रदेश का महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश, व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि प्रदेश। और हमने आज जो डिस्कस किया वो टॉपिक था व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जितने भी विश्व के विकसित घास के मैदान हैं उन मैदानी भागों में ही व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि की जाती है, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका का हो, चाहे वो अर्जेंटीना का हो, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान हो। तो ये सारा हमारा आज यहाँ खत्म होता है व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि प्रदेश।